विद्यार्थियों, इससे पूर्व के वीडियो में हमने अर्थशास्त्र के अध्ययन की रीतियों के अंतर्गत निगमन प्रणाली का अध्ययन किया था। आज हम इन प्रणालियों के अंतर्गत आगमन प्रणाली या इंडक्टिव मेथड का अध्ययन करेंगे। आगमन प्रणाली में तर्क की विधि जो है वो निगमन प्रणाली के बिल्कुल विपरीत होती है, अर्थात उसमें हम सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं, जबकि इसमें हम विशिष्टता से सामान्य की ओर जाते हैं। फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, व्यक्तिगत निरीक्षणों तथा प्रयोग के आधार पर हम सर्वव्यापी तथा सामान्य नियम बना लेते हैं तथा ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन तथा एक्सपेरिमेंट प्रयोगों के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं। इस प्रकार से अगर हम माने कि बाजार के दाम गिर जाने पर 20% ग्राहकों को किसी वस्तु की अधिक मात्रा में खरीद करते देखकर यदि हम ये निष्कर्ष निकाल लें कि दाम घट जाने से किसी वस्तु की मांग बढ़ जाती है, तो यह निर्णय भी हम इसी प्रणाली द्वारा करते हैं। प्राकृतिक विज्ञानों के नियम बहुधा इसी प्रकार बनाए जाते हैं। अर्थशास्त्र में इस प्रणाली का बहुत ही ज़्यादा उपयोग हुआ है। आगमन प्रणाली को ऐतिहासिक, सांख्यिकी प्रणाली, प्रायोगिक प्रणाली और वास्तविक प्रणाली भी कहा जाता है। इसे ऐतिहासिक पद्धति इसलिए कहा जाता है क्योंकि अनेक विशिष्ट सत्यों का पता लगाने हेतु प्रयोग सदैव ही संभव नहीं होते हैं, जिस कारण से इस प्रणाली में प्राय ऐतिहासिक तथ्यों की सहायता ली जाती है। तथा इसे सांख्यिकी विधि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सामान्य निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए तथ्यों और आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है। फिर इसे प्रायोगिक प्रणाली इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सामान्य निष्कर्षों को प्रयोग द्वारा जांचने का प्रयास किया जाता है। और वास्तविक प्रणाली इसलिए कहा जाता है क्योंकि वास्तविक निरीक्षणों की सहायता लेने के कारण यह वास्तविकता के बहुत ही निकट होती है। कभी कभी इसे अनुभव प्रणाली भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से आगमन प्रणाली में हम किसी विशिष्ट तथ्य से सामान्य तथ्य की ओर जाते हैं, यानी विशिष्टता से सामान्य की ओर जाने का प्रयास करते हैं। इस प्रणाली के भी अपने कुछ गुण दोष हैं, जिनके अंतर्गत हम सबसे पहले लेते हैं इस प्रणाली के गुण। इस प्रणाली के ऐसे बहुत से गुण हैं जिसके कारण इसे अर्थशास्त्र में अपनाया गया है। उनमें सबसे पहला गुण है कि इसके जो निष्कर्ष होते हैं वो वास्तविकता के बहुत ही समीप होते हैं। जब हम इस पद्धति को अपनाते हैं तो जो हमारे निष्कर्ष हैं वो वास्तविकता से अलग नहीं होते हैं। हमारा तर्क जीवन की वास्तविक घटनाओं और सत्यों के सहारे आगे बढ़ता है, इसलिए निष्कर्षों के वास्तविक जीवन में सही होने की संभावना बनी रहती है। व्यावहारिक समस्याओं को हल करने हेतु ये पद्धति उपयोगी होती है। दूसरा फिर है कि ये निष्कर्षों की जांच और प्रयोग जो है इस विधि के द्वारा या इस प्रणाली के द्वारा संभव होते हैं। इस प्रणाली में हम किसी भी मान्यता या किसी भी निष्कर्षों को वास्तविक प्रयोगों के द्वारा जांच सकते हैं या आंक सकते हैं, तो किसी भी बात की सत्यता के विषय में शंका रहने की आवश्यकता नहीं रहती है। फिर है कि ये निगमन प्रणाली की पूरक है। निगमन प्रणाली की सहायक प्रणाली के रूप में इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है, क्योंकि इसकी सहायता से किसी भी निष्कर्ष की सत्यता और वास्तविकता की जांच की जा सकती है। नेक्स्ट है फिर कि इसका दृष्टिकोण प्रायोगिक है, जबकि निगमन प्रणाली का दृष्टिकोण स्थैतिक होता है। इस पद्धति ने इतिहास की अनेक बातों को स्पष्ट करके हमारे ज्ञान में वृद्धि की है और हमें ये बताया है कि आर्थिक तथ्य परिवर्तनशील होते हैं। इस प्रकार से इस पद्धति का प्रयोग प्रायोगिक है, यानी डायनेमिक है। नेक्स्ट है फिर कि ये जटिलताओं पर ध्यान देती है। ये पद्धति आर्थिक समस्याओं की जटिलताओं पर समुचित रूप से ध्यान देती है और ये स्पष्ट करती है कि सर्वव्यापी सिद्धांतों का निर्माण करना कठिन है, अर्थात एक सामान्य सिद्धांत दी हुई दशाओं के अधीन ही सही उतरता है। जो निगमन प्रणाली के अंतर्गत हम दी हुई दशाओं के अंतर्गत जो सिद्धांत बनाते हैं वह सिद्धांत दी हुई दशाओं के अधीन ही सही उतरेगा, उसके बाद में सही नहीं उतरेगा। और इसी के आधार पर जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों द्वारा सिद्धांत बनाए गए थे वो बाद में आधुनिक में जब केन्स ने अपना विश्लेषण प्रस्तुत किया तो उसने इस प्रकार से बताया कि ये जो मान्यताएं मानी गई है, इन मान्यताओं के आधार पर या इन दशाओं के आधार पर इसके निष्कर्ष सही नहीं है। तो इस प्रकार से आगमन प्रणाली के गुणों के बाद हम आते हैं आगमन प्रणाली के दोष, क्योंकि प्रत्येक प्रणाली के गुण होते हैं तो उसके दोष भी अवश्य होते हैं। तो इसका सबसे पहला दोष है कि सीमित निरीक्षण पर आधारित दोषपूर्ण निष्कर्ष हमें प्राप्त होते हैं, यानी थोड़े से निरीक्षणों
और प्रयोगों के आधार पर सामान्य नियम बना लेने में इस बात का हमेशा भय बना रहता है कि निरीक्षणों और प्रयोगों के सीमित होने के कारण सामान्य नियम गलत न हो जाएं। जितना ही हमारा निरीक्षण विस्तृत होगा उतना ही निष्कर्ष के अधिक सही होने की संभावना होगी, किंतु साधनों की कमी के कारण हमारी खोज का क्षेत्र प्राय सीमित रहता है और इसलिए थोड़े आंकड़ों के आधार पर जो सामान्यताएं हैं वो बना ली जाती है, जिनकी सत्यता हमेशा ही संदेहजनक होती है। फिर है कि ये सर्वसाधारण के लिए कठिन है, क्योंकि इस पद्धति में आंकड़ों और सूचनाओं का पर्याप्त मात्रा में संचय करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। फिर इन आंकड़ों और सूचनाओं की व्याख्या करना और भी कठिन हो जाता है। सांख्यिकी के समुचित ज्ञान के अभाव में यह प्रणाली जो है उपयोगी और अनुपयोगी आंकड़ों में भेद नहीं कर पाती है तथा इन आंकड़ों के सही अर्थ निकालना और भी कठिन हो जाता है। तो इस प्रणाली के उपयोग के लिए निपुण होना और विशेषज्ञ होना आवश्यक होता है और ये प्रत्येक मनुष्य के पास इस प्रकार की विशेषज्ञता नहीं हो सकती। इसलिए ये प्रणाली जो है सर्वसाधारण के लिए काम लेने में कठिन है। फिर नेक्स्ट है प्रयोगों की कठिनाई। चूंकि हमने पहले ही कहा था कि अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान का विषय है और सामाजिक विज्ञान के अध्ययन केंद्र में मानव होता है ना, और मनुष्यों पर या मानव पर प्रयोग करना बहुत ही कठिन होता है। इसलिए इसका प्रयोग करना कठिन हो जाता है या इस विधि का प्रयोग करना कठिन होता है। फिर अपर्याप्तता। केवल जो आगमन प्रणाली है वही अर्थशास्त्र के विकास के लिए पर्याप्त नहीं होती है। इस बारे में प्रोफेसर जेवंस ने कहा है कि निसंदेह अवलोकन एवं अनुभव प्रकृति संबंधी सभी निश्चित शास्त्रों का आधार है, किंतु केवल इनके ही प्रयोग से आधुनिक विज्ञान के निष्कर्षों को प्राप्त करना संभव नहीं है। तो इस प्रकार से केवल एक यही विधि नहीं है जिससे कि हम संपूर्ण निष्कर्षों को प्राप्त कर सकें। तो इसका मतलब है कि ये विधि अपर्याप्त है। और नेक्स्ट है फिर पक्षपात। चूंकि इस नीति में या इस रीति में इस बात की हमेशा आशंका रहती है कि इसके निष्कर्ष निष्पक्ष नहीं होंगे, क्योंकि उसके निष्कर्षों पर जो अन्वेषक होता है, जो रिसर्चर होता है, उसके अपने निजी दृष्टिकोण की छाप हो सकती है ना। और इसके बारे में एक तथ्य कहा जाता है कि स्टैटिस्टिक्स कैन प्रूव एनीथिंग, यानी आंकड़ों द्वारा कुछ भी सिद्ध किया जा सकता है। जैसा कि हम देखते हैं, अगर हमारे पास आंकड़े हैं तो उन आंकड़ों के आधार पर हम चाहे जैसे निष्कर्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है आगमन प्रणाली के ये निम्नलिखित दोष हैं। प्रतिष्ठित जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने अर्थशास्त्र के अध्ययन में केवल निगमन प्रणाली का ही प्रयोग किया था। उन्होंने अपना अध्ययन मनुष्य की प्रकृति की कुछ सर्वमान्य बातों को लेकर किया था। उनका विचार था कि मनुष्य के उद्देश्य, उसकी प्रकृति सभी स्थानों पर तथा सभी कालों में एक जैसी होती है। इस मान्यता के पश्चात उन्होंने यानी प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने मनुष्य के कार्यों का स्वरूप तथा वे किन नियमों के अनुसार घटित होंगे निश्चित किए थे। प्रोफेसर रिकार्डो ने इस पद्धति के विशेष जो है समर्थक रहे हैं और प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र और तर्क एवं दर्शन शास्त्र के बीच बड़ा घनिष्ठ संबंध बनाए रखा था। ये एक परंपरा सी बन गई थी कि मनुष्य की प्रकृति और इसके स्वभाव को यथास्थित मान लिया जाए। इस परंपरा को निभाने के लिए भी निगमन प्रणाली उपयुक्त थी। इस प्रणाली के अपनाने का परिणाम ये हुआ कि अर्थशास्त्र धीरे धीरे एक कृत्रिम तथा अनुमानजनक विज्ञान बन गया, जिसके नियमों का वास्तविकता से संबंध टूट गया था। एक ऐसा समय भी आया जब निगमन प्रणाली के विरुद्ध एक विद्रोह खड़ा हो गया। यह विद्रोह जर्मनी में ऐतिहासिक संप्रदाय ने उठाया था। चूंकि इसमें संदेह नहीं कि ऐतिहासिक संप्रदाय के जन्म से पहले भी आगमन पद्धति का उपयोग हो चुका था। एडम स्मिथ ने इस प्रणाली को कई स्थानों पर अपनाया था। माल्थस ने जो अपना जनसंख्या का सिद्धांत प्रस्तुत किया वो इसी जो निगमन प्रणाली पर आधारित था, किंतु इस प्रणाली को महत्व देने तथा अकेले उसी के उपयोग का श्रेय ऐतिहासिक संप्रदाय के अर्थशास्त्रियों को ही है। इन अर्थशास्त्रियों ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया था कि निगमन पद्धति के अपनाने से अर्थशास्त्र का अध्ययन सर्वथा व्यर्थ हो जाएगा। दो बातों ने आगमन पद्धति को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया था। पहला तो सांख्यिकी का विकास हुआ और दूसरा व्यावहारिक जो प्रश्न थे उनको हल करने की आवश्यकता थी। आधुनिक युग में आर्थिक समस्याओं की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और सरकार ने आर्थिक एवं सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप करने के सिद्धांत को मान लेने से समस्या और भी गंभीर हो गई है। कुछ समय के लिए निगमन प्रणाली का उपयोग लगभग समाप्त सा हो गया था, किंतु आधुनिक काल में इस पद्धति को अपनाने पर एक बार फिर से बल दिया जाने लगा है। एक नवीन संप्रदाय, जिसको हम गणितीय संप्रदाय यानी मैथमेटिकल स्कूल कहते हैं, फिर से इस प्रणाली का उपयोग
कर रहा है। प्रोफेसर जेवंस का विचार है कि अर्थशास्त्र का स्वभाव गणित के समान है, क्योंकि गणित की भांति यह भी परिमाणात्मक संबंधों का अध्ययन करती है। इस शास्त्र में कुछ ऐसे तथ्यों का अध्ययन भी किया जाता है जिनके परिणामवाचक स्वरूप का विशेष महत्व है। ऐसे तथ्यों के अध्ययन में निगमन प्रणाली अधिक लाभदायक है। ऐसा विचार है कि गणित का अर्थशास्त्र में अधिक से अधिक उपयोग होना चाहिए, क्योंकि गणित के परिणाम सबसे अधिक निश्चित होते हैं। गणित का समावेश करने से अर्थशास्त्र की निश्चितता भी बढ़ जाती है। तो आधुनिक अर्थशास्त्र में गणित का उपयोग जो है वो निरंतर बढ़ रहा है। यहाँ तक कि कभी कभी इस बात की शंका की जाती है कि भविष्य में अर्थशास्त्र इतना गणित जटिल न हो जाए कि साधारण मनुष्य उसे समझ ही न सके। किंतु इससे ये सिद्ध नहीं होता कि आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने ऐतिहासिक पद्धति का पूर्णतया परित्याग कर दिया है। चूँकि दोनों ही पद्धतियों का अपना महत्व है, इसलिए दोनों पद्धतियाँ एक दूसरे की विरोधी न होकर सहयोगी और पूरक है। दोनों पद्धतियाँ अर्थशास्त्र में उपयोग में लाई गई हैं तथा लाई जा रही है और लाई जाती रहेगी। ये बात दूसरी है कि किसी विशेष समय में किसी विशेष संप्रदाय में एक प्रणाली का अधिक प्रचलन रहा है ना। इन दोनों में से कौन सी अधिक अच्छी और उपयोगी है, ये प्रश्न तो उठाया ही नहीं जाना चाहिए, क्योंकि दोनों पद्धतियों के गुण, दोष और उपयोग को देखने से हमें ये पता चलता है कि दोनों एक दूसरे की सहयोगी है, न कि प्रतियोगी या विरोधी। क्योंकि अर्थशास्त्र का जो प्रमुख उद्देश्य है वो आर्थिक एकताओं को खोजना है, और जिस प्रणाली से भी ये उद्देश्य पूरा हो उसी का उपयोग करना चाहिए। बात ऐसी है कि एक प्रणाली के गुण दूसरी प्रणाली के अवगुण हो सकते हैं, तो दोनों प्रणालियों को एक साथ काम में लाया जाए तो हमें अधिक अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। यदि सामान्य सत्यों की जांच हम आगमन प्रणाली द्वारा कर लें तो गलती की आशंका बड़ी सीमा तक समाप्त हो जाती है, परंतु साथ ही निगमन प्रणाली भी आवश्यक है। अर्थशास्त्र में दोनों प्रणालियों का समान महत्व है और दोनों का ही उपयोग किया जाना चाहिए। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने इन दोनों प्रणालियों के उपयोग के लिए समर्थन किया है, जिसमें प्रोफेसर डर्बिन, स्मोलर, मार्शल और वैगनर आदि ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। प्रोफेसर मार्शल का तो ये कहना था कि खोज की कोई भी एक रीति ऐसी नहीं है जिसे हम अर्थशास्त्र की रीति कह सकें, बल्कि समुचित स्थान पर व्यक्तिगत रूप में अथवा दूसरी रीतियों के साथ मिलाकर प्रत्येक रीति का उपयोग होना चाहिए। यानी मार्शल इन दोनों विधियों का एक साथ उपयोग करने के समर्थक थे। तो जिन उद्देश्यों के लिए और जिन परिस्थितियों में जो प्रणाली अधिक उपयोगी हो उसी का उपयोग हमें करना चाहिए। निगमन प्रणाली या आगमन प्रणाली के स्थान पर निगमन और आगमन प्रणाली कहना ज़्यादा उपयुक्त होगा, क्योंकि दोनों का एक साथ उपयोग किया जाना चाहिए। आजकल जो अर्थशास्त्री है दोनों की मिश्रित विधि का प्रयोग करते हैं, जिसे उन्होंने नया नाम वैज्ञानिक रीति कहा है ना। इसमें तीनों बातें शामिल होती है, अवलोकन, तर्क और जांच। तो विभिन्न प्रणालियों को किस अनुपात में मिलाया जाए यह हमारे खोज के स्वभाव, प्राप्त सामग्री आदि पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए उपभोग का सिद्धांत या मूल्य का सिद्धांत है आदि जो है निगमन प्रणाली के द्वारा या निगमन प्रणाली का प्रयोग करके काम में लिए जा सकते हैं। किंतु जैसे जो व्यापार चक्र हैं, उत्पत्ति और राजस्व में हमें आगमन नीति का उपयोग करना ज़्यादा उपयुक्त रहता है। विनिमय और वितरण में कहीं कहीं आगमन प्रणाली और कहीं कहीं निगमन प्रणाली का उपयोग किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि आगमन और निगमन दोनों प्रणालियों के अपने अपने गुण हैं, अपने अपने दोष हैं, है ना। निगमन प्रणाली हमें सामान्य से विशिष्ट की ओर ले जाती है, जबकि आगमन प्रणाली हमें विशिष्टता से सामान्य की ओर ले जाती है। और दोनों प्रणालियों के गुण दोषों और विभिन्न अर्थशास्त्रियों के कथनों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि आवश्यकता अनुसार हमें जिस अर्थशास्त्र के अध्ययन में जिस किसी भी नियम के लिए जो विधि ज़्यादा उपयुक्त हो उस विधि का प्रयोग करना चाहिए, और दोनों विधियों को मिलाकर भी प्रयोग किया जा सकता है।